खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ करिश्मा भारद्वाज और आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार पूरी तरह से फेल हो चुकी है। दरअसल जहां एक के बाद एक ऐसे मामले सामने आ रहे हैं और जहां बदमाश खुलेआम बेटियों के साथ बलात्कार जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। ताजा मामला यूपी के सीतापुर से सामने आया है, जहां एक महिला को बंधक बनाकर गैंगरेप करने की कोशिश की है। बताया ये जा रहा है कि हैवानों का जब गैंगरेप के बाद मन भर गया तो उन्होंने सबूतों को मिटाने के उद्देश्य से महिला को जिंदा जलाने की भी कोशिश की है। हालांकि हैवानों के चंगुल से छुटकर किसी तरह महिला बाहर आई और स्थानीय लोगों को आप बीती सुनाई और सूचना मिलते ही पुलिस ने महिला को अस्पताल में भर्ती कराया है और पुलिस ने मामले पर पर्दा डालने के लिए कई घंटों तक मीडिया को घटनास्थल और अस्पताल से दूर रखा गया और बाद में लीपापोती करते हुए बयान जारी किया है। दरअसल इस दौरान पुलिस का कहना है कि महिला से दुष्कर्म की बात सामने आई है और आरोपी पिता बेटे को हिरासत में लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो वहीं दूसरा मामला हापुड़ से सामने आया है, जहां महिला के साथ 3 बदमाशों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। पीड़िता का आरोप है कि बदमाशों ने ऑटो से उसका अपहरण कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया था और जिसके बाद महिला को पिलखुआ कोतवाली क्षेत्र में फेंक दिया गया। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस आरोपियों को पकड़ने के लिए जांच में जुटी थी और इसी दौरान सूचना मिली थी कि यहां पर बदमाश मौजूद है। तो वहीं हाईवे के पास बम्बे पर पुलिस और आरोपियों के बीच मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक तीनों बदमाश गैंगरेप के आरोपी हैं। आरोपियों ने लखनऊ दिल्ली हाईवे पर ऑटो सवार महिला से गैंगरेप किया था और वहीं मुठभेड़ के दौरान तीनों बदमाशों को पैर में गोली लगी है। दूसरी तरफ एक सिपाही है और एक दरोगा भी मुठभेड़ में घायल हो गया है और आरोपियों का इलाज लगातार अस्पताल में जारी है। तो वहीं पुलिस ने आरोपियों के पास से घटना में इस्तेमाल ऑटो महिला का मोबाइल बरामद कर लिया है। उधर बात करें पंजाब के बरनाला की, तो आपको बता दें कि बरनाला में एक बार फिर इंसानियत शर्मसार हुई है। दरअसल जहां 22 साल की युवती को 8 महीने तक बंधक बनाकर बलात्कार किया गया और वहीं पुलिस की तरफ से पीड़िता के बयान के आधार पर 2 महिला सहित 7 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन हैरान करने वाली तो बात यह है कि इस मामले में एक शिरोमणि अकाली दल का नेता का नाम भी शामिल है। बताया ये जा रहा है कि पुलिस की तरफ से पीड़िता को डराने धमकाने के आरोप में 3 थानेदारों को सस्पेंड भी किया गया है। लेकिन सवाल तो ये है कि आखिर ऐसे बदमाशों के हौसले क्यों बुलंद हो रहे हैं? क्या बदमाशों को सरकार और प्रशासन का कोई खौफ नहीं है? तो ले चलते लाइव तस्वीरों पर, जहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ कुछ क्या कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। इस कार्यक्रम में उपस्थित इस मठ के पुजारी बाबा बराती नंद जी महाराज, समिति के अध्यक्ष श्री राम खिलावन जी, श्री संतोष कुमार गोविंद जी, श्री राम खिलावन भोपाल जी, वीरेंद्र कुमार जी, जियालाल कुलीर जी, बसंतलाल जी, मास्टर हीरालाल जी, श्रीमती रेखा कुलीर जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश तिवारी जी, महापौर श्रीमती सुनीता भाटिया जी, अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के यहाँ के सदस्य सरदार परविंदर सिंह जी, संत रविदास सेवा समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण, हमारे प्रशासनिक अधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, आज से 645 वर्ष पूर्व इस धरती पर एक महान संत का प्राकट्य हुआ था, जिन्होंने काशी की धरती पर जन्म लेकर के भारत की सनातन धर्म की परंपरा को एक नई ऊंचाइयां दी हैं। वो महान संत थे संत रविदास जी।
महत्व इस बात का नहीं है कि व्यक्ति का जन्म कितने बड़े घर में हुआ है। अटल जी ने जो एक बात कही थी, आदमी न छोटा होता है न बड़ा होता है, आदमी न ऊंचा होता है न नीचा होता है, आदमी तो सिर्फ आदमी होता है और आदमी सिर्फ आदमी होता है। यह भाव आज हम सब इस रूप में देख रहे हैं कि व्यक्ति अपने कर्मों के माध्यम से कैसे महानता हासिल करता है और कैसे लोक पूज्य हो सकता है। संत रविदास जी महाराज का जीवन चरित्र हम सबको इस बारे में निरंतर प्रेरणा प्रदान करता है। मैं जब भी काशी जाता हूं तो मुझे संत रविदास जी के मंदिर में जाने का अवसर प्राप्त होता है। हम लोग वहां पे संत रविदास जी के पावन जो जन्मस्थली है वहां पर सुंदरीकरण के बहुत बड़े कार्य को आगे बढ़ाने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है, जिस कार्य को वहां पे कर रहे हैं। लेकिन हम सबको एक बात को ध्यान में रखना होगा कि कैसे इन कार्यक्रमों को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया जा सकता है और कैसे व्यक्ति महानता हासिल करता है। भारतीय मनीषा ने धर्म को कर्तव्य माना है और उसकी जीती जागती प्रतिमूर्ति है संत रविदास जी। हम सब जानते हैं कि जब नित्य प्रति संत रविदास जी गंगा स्नान करने के लिए जाया करते थे। एक बार उनके सहयोगी संत ने कहा कि चलिए स्नान करने के लिए चलते हैं। तो संत रविदास जी ने उससे कहा कि देखो मुझे आज समय नहीं, क्योंकि मेरे पास ज्यादा काम आ गया है और अच्छा होगा कि तुम गंगा स्नान कर लो और मेरी तरफ से एक आना ये गंगा मैया को चढ़ा देना। वह व्यक्ति जो सहयोगी संत था वह गंगा स्नान करने के लिए गया। स्नान करने के बाद अपनी ओर से दान पुण्य जो करना था करने के बाद जैसे बाहर आया, बाहर आकर के चलने के लिए प्रस्थान किया, उसे समझ में आया कि भाई मैंने तो गंगा मैया को अपनी ओर से जो अर्पण करना था कर दिया, लेकिन संत रविदास की ओर से भी मैंने कुछ अर्पण नहीं किया। उन्होंने मुझे एक कहा दिया, मैं इसको भी चढ़ा देता हूँ। और जैसे संत रविदास जी के नाम पर उन्होंने गंगा मैया को आना चढ़ाया तो पता लगा कि एक हाथ स्वयं बाहर की ओर आता है और संत रविदास जी के द्वारा दिए गए उस दक्षिणा को स्वयं अपने हाथ से ग्रहण करता है। उन्हें आश्चर्य होता है। वे संत रविदास जी के पास आके पूछते हैं कि भाई आखिर ऐसा क्या था कि मैंने भी दान किया लेकिन उसको तो गंगा जी में वैसे चला गया, बह गया, लेकिन जो दान आपने दिया था वो दान गंगा मैया ने स्वयं अपने हाथों से ग्रहण किया है। तो उस समय तब संत रविदास जी ने इस बात को कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। साधना अंतःकरण के भाव होते हैं इसमें। अगर हम अंतःकरण से शुद्ध हैं तो साधना का प्रतिफल भी उसी रूप में हमें प्राप्त होगा। अगर अंतःकरण से कलुषित हैं और बाहरी रूप से हम लोग दिखावा कर रहे हैं तो कभी भी हमें साधना का फल प्राप्त नहीं हो सकता है। याद रखना, पूरे जीवन पर्यंत संत रविदास जी ने समाज की तमाम प्रकार की रूढ़िगत और उन पाखंडों को सामना करते हुए सनातन हिंदू धर्म को एक मजबूती देने का काम किया, जो हम सब की सुरक्षा और हम सब की पहचान है। और उस पहचान को बनाए रखते हुए ही जो काम संत रविदास जी ने आज से सैकड़ों वर्ष पूर्व किया था, आज उसका परिणाम है कि हम सब 645 वर्ष के बाद भी इस महान संत के जन्मोत्सव के कार्यक्रम को पूरी भव्यता के साथ मना रहे हैं, उनका स्मरण कर रहे हैं, उनकी प्रति कोटि कोटि नमन कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर संत रविदास सेवा समिति जो लखनऊ की है, इस समिति को हृदय से धन्यवाद दूंगा। इस समिति 1938 से काम कर रही है। अपने सीमित साधनों से सम विषम परिस्थितियों का सामना करते हुए इन्होंने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं इनसे सुरेश जी से कहूंगा कि यहाँ की एक अच्छी प्लानिंग बनाइए, इस स्थान की सुंदरीकरण की एक अच्छी
योजना बना करके भेजे, जिससे यहाँ पर संत रविदास जी की स्मृतियों को, जो यहाँ पे 1938 में स्थापित किया गया था, और विगत आप अनुमान कर सकते हैं कि विगत 83 वर्षों से लगातार ये समिति संत रविदास जी की शिक्षाओं की प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहा है। सनातन हिंदू धर्म को एक मजबूती प्रदान करते हुए एक भारत श्रेष्ठ भारत की आदरणीय प्रधानमंत्री जी की परिकल्पना को साकार कर रहा है। आज यहाँ पर मुझे आकर के आनंद की अनुभूति हुई। मैं यहाँ के जो पुजारी हैं बाबा बराती नंद जी महाराज को, अध्यक्ष राम खिलावन जी को और उनकी टीम के सभी सदस्यों को मैं हृदय से बधाई देता हूँ। संत रविदास जी की हृदय से आप सबको के प्रति मंगलमय कामनाएं करता हूँ, विश्वास व्यक्त करता हूँ। इस महान संत के आदर्शों से प्रेरणा ग्रहण करके हम सब अपने देश और अपने समाज के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करेंगे। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। तो लगातार प्रदेश में जिस तरीके से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जाता है सरकार में, लेकिन जिस तरीके से वहीं पर बेटियां सुरक्षित नहीं है, आए दिन ऐसी तमाम खबरें सामने आ रही है जहां बेटियों के साथ बलात्कार जैसी खबरें सामने आ रही है। गया कि डायल 112 के माध्यम से उनके थाना क्षेत्र के एक गांव में एक महिला के साथ 2 लोगों द्वारा दुष्कर्म करने और उसे जलाने के प्रयास की सूचना मिली। इस पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। महिला को प्राथमिक उपचार के लिए CHC ले जाया गया। दोनों अभियुक्तों को तत्काल तलाश करके पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है। ये दोनों अभियुक्त एक 55 साल का है रामकृष्ण और उसका लड़का एक संजय, ये पिता पुत्र हैं और ये रामकृष्ण ठेलिया चलाता है। घटनाक्रम के विषय में जानकारी ये मिली कि ये महिला कल अपने ससुराल संदना थाना क्षेत्र से सिधौली थाना क्षेत्र जहां उसका मायका है वहां पर आई थी और वहां से एक बस में बैठ करके अकेले मिश्रिक थाना क्षेत्र में शाम को 5-6 बजे वहां पर कढ़िले जो ठेलिया चलाता है, रामकृष्ण पुत्र कढ़िले जो ठेलिया चलाता है, वो जहाँ था उसको इसने हाथ दे करके रोका और उसके साथ उसके ठेलिया पर उसके घर चली गई। सुबह हापुड़ पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। इसमें हापुड़ पुलिस ने 3 बदमाशों की हिरासत में लिया है घायल अवस्था में। तीनों बदमाशों को अस्पताल पहुंचा दिया गया है जहां उनकी स्थिति स्थिर है। इस मुठभेड़ में हमारे 2 साथी भी घायल हुए हैं, SI राम समझ तथा कांस्टेबल वीरेंद्र सिंह। इनको भी अस्पताल पहुंचा दिया गया जहां इनकी स्थिति सामान्य है। बदमाशों ने पूछताछ में बताया कि 2 दिवस पूर्व जो महिला के साथ घटना हुई थी वो उन्होंने की थी। इसके पूर्व भी कई बार ये घटना का अंजाम दे चुके हैं। इसी तरह की घटना में इस्तेमाल हुआ ऑटो बरामद किया जा चुका है। साथ ही साथ महिला का मोबाइल फोन जिन्होंने रख लिया था वो भी बरामद किया जा चुका है। आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की तो तकरीबन 8 महीने पहला 24 जून 2020 ਦਾ ਦਿਨ ਸੀਗਾ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਤਾਂ ਫੋਟੋ ਸਟੇਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹ ਲੈ ਗਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸੇਖਾ ਰੋਡ ਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਧਰਮਿੰਦਰ ਘੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਭਰਾ ਕਾਕਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਾਈਫ ਕਰਮੋ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 20-25 ਜਣੇ ਹੋਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਬਾਬੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਘੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਚੰਦ ਲਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਬਰ ਜਨਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਰੀਤੂ ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ ਸਿਸਟਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਮੁਤਾਬਕ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਵਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੇਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਪੰਧੇਰ ਪਿੰਡ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਧਨੌਲਾ ਕੋਲ ਤੇ ਉੱਥੇ 17 ਦਿਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। 17 ਦਿਨ ਰੱਖਣ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਸੀ ਮਾਸੜ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ FIR ਨੰਬਰ 340 ਇਹ 10 ਜੁਲਾਈ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਈ ਸੀ ਅੰਡਰ ਸੈਕਸ਼ਨ 346। ਇਹਦੀ ਲੜਕੀ ਦੀ ਮਦਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਜੋ ਕੋਈ BCom ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਆਈਲੈਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਗਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਤੇ ਲੁਕਾਸ਼ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਨ ਦਾ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 28/7 ਨੂੰ ਇਹ ਲੜਕੀ ਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ भी मैं मर्जी नाल गई हाँ तो मैं शादी कर ली, मैं बालग हाँ। तो तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पंजाब के बरनाला से जुड़ गए हैं ऋषि, जिस तरीके से लगातार बदमाशों का आतंक है वो बढ़ता ही जा रहा है, ना ही इन्हें प्रशासन का कोई डर है ना ही सरकार का कोई खौफ। ऐसा ही एक मामला बेटियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहा है लगातार। क्या है पूरा मामला, विस्तार से बताइए।
ये बरनाले का मामला है। मनप्रीत सिंह जो पीड़िता का भाई है, उन्होंने बताया कि 24 जून 2020 को उनके घर के एक किराएदार रहने आई थी। वो मेरी बहन को जो 22 साल की उम्र है उसको बहरा सुला के एक अकाली नेता के घर ले गई। पहले तो श्रोमणी अकाली दल के नेता ने उसको कोल्ड ड्रिंक वगैरह पिलाया और जब 20-25 आदमी और भी थे उसके साथ में, उसके बाद वो जो बेहोश हो गई तो उसके अकाली दल का जो नेता है उसने पहले आप बलात्कार किया और एक अपने आप को बाबा का रहने वाला है उसने उसके साथ बलात्कार किया। प्रवीण, कहीं ना कहीं सवाल सरकार पर भी खड़े होते हैं, पुलिस प्रशासन की तरफ से भी जो इंतजाम किए जाते हैं लेकिन वो इंतजाम ना होके बेनकाब होते हैं और ये एक मामला बरनाला से सामने आया है। जी मैम, हाँ बरनाला का है। ये तो बहुत ही शर्मसार वाली बात है कि बरनाला में इतना जो है 22 साल की बच्ची है जो जिसके साथ बलात्कार किया। प्रवीण, अगर परिजनों से बातचीत की है तो परिजनों को क्या कुछ कहना है इस मामले पर? और सारा दिन उसकी बहन को बरनाला के गांव पधेर में रखा गया, उसके जिला संगरूर में ये पड़ता है, 3 दिन रखा गया। उसके बाद उसको 70,000 रुपये में बेच दिया गया। प्रवीण, अब इसी के चलते ये बताया जा रहा है इस मामले में जहां लड़की के साथ 8 महीने तक लगातार बलात्कार करते रहे, क्या पहले एक्शन नहीं लिया गया? क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से इनका कोई काम नहीं किया गया, कार्रवाई नहीं की गई? और यह भी बताया जा रहा है कि इसमें अहम जो सुराग जो मिले हैं, जो मामला दर्ज हुआ है अकाली दल के नेता के खिलाफ हुआ है। जी, अकाली दल के नेता के खिलाफ ही हुआ है। साथ में 3 जो ASI थे जिन्होंने इनकी कोई सुनवाई नहीं की, उनके ऊपर भी सस्पेंड का मतलब चार्ज लगा हुआ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण तमाम जानकारी देने के लिए। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार इस मामले पे लगातार फेल होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं। यूपी में ऐसी तमाम खबरें हैं जहां बेटियों की आबरू के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और पुलिस प्रशासन की तरफ से भी इंतजाम तो किए जाते हैं, कार्रवाई की जाती है, लेकिन उसके बावजूद बदमाशों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या सरकार से उनका कोई डर नहीं है? क्या पुलिस प्रशासन से कोई खौफ नहीं है? तो इस मुद्दे पर हम चर्चा के लिए हमारे खास मेहमान बीजेपी प्रवक्ता वसीम राजा जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका ANB न्यूज पर। धन्यवाद करिश्मा जी। तो सर, आपसे यही सवाल है, लगातार यूपी में बलात्कार जैसी खबरें आ रही है, बेटियां सुरक्षित नहीं है। आपके समय में जब चुनाव होते हैं लाख दावे किए जाते हैं बेटियों की सुरक्षा को लेकर, लेकिन ये दावे यहाँ फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। क्या पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नहीं है बदमाशों में? क्या सरकार का कोई खौफ नहीं है? देखिए करिश्मा जी, पहले वाला उत्तर प्रदेश अभी नहीं है। अगर कोई क्राइम होता है या इस तरीके की कोई घटना होती है तो उस पर उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी खुद इस पे एक्शन लेते हैं। और जो इस तरह की कोई भी घटना हुई हो उत्तर प्रदेश में, आपने देखा होगा कि पहले के मुकाबले बहुत तेजी से कार्रवाई होती है और मुजरिमों को और जो इसके मुजरिम होते हैं उनको सजा भी मिल रही है और पकड़े भी जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये कह सकते हैं कि इस तरीके की घटनाओं के ऊपर बहुत चिंतित है सरकार। वसीम जी, फिर क्यों नहीं इस पे लगाम लगाई जा रही है? बदमाशों का खौफ लगातार बढ़ता ही नजर आ रहा है। जिस तरीके से बदमाशों के जो हौसले हैं वो लगातार बरकरार है, क्यों नहीं है खौफ प्रशासन का, पुलिस का, सरकार का? देखिए करिश्मा जी, हम ये नहीं कह सकते कि पुलिस का खौफ नहीं है। आप पहले की सरकारों के मुकाबले तुलना करिए ना। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी जी की सरकार की तुलना आप सपा की गवर्नमेंट से करिए, फिर आपको पता लगेगा और आपको देखने में आएगा कि अभी के पुलिस से खौफ है कि नहीं है मुजरिमों को, जो वहाँ के जो भी गुनहगार लोग हैं जो इस तरीके के घिनौने अपराध करते हैं। पहले की सरकारों के मुकाबले आज की योगी आदित्यनाथ की सरकार जो है बहुत ही गंभीर है, बहुत ही चिंतित और बहुत फास्ट एक्शन लेने वाली सरकार है। ऐसा नहीं है पहले की सरकारों में इस तरह के घिनौना अपराध करके जो मुजरिम थे, जो गुनहगार होते थे वो बच जाते थे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं सपा और बसपा का
क्षय होता था, ये लोग उनको ये वहाँ को सरकारें जो थी इन गुनहगारों को बचाने के पक्ष में खड़ी होती थी। लेकिन आज योगी आदित्यनाथ जी की सरकार है, कोई भी गुनहगार, कोई भी इस तरह का अपराधी जो है वो कानून से बच के नहीं जाएगा, उसको पूरी तरह से सजा मिलेगी। और आपने देखा भी, इससे पहले भी अगर कोई ऐसा घटना आता है तो सजा उसको मिलती है। और एक बात कहूंगा कि इससे जो इस तरीके का अपराध का मामला अब कितनी संख्या में आता है और पहले के मुकाबले बहुत कम, हम ये भी कह सकते हैं पहले के मुकाबले ये नहीं कह सकते कि पूरी तरह से खत्म हो चुका है, लेकिन 100% में 4-5% ही ऐसे घटनाएं रह गई हैं। 95%, 95% इस तरीके की घटनाएं जो है समाप्त हो चुकी है उत्तर प्रदेश से। और आज जो है जो कोई भी इस तरीके की घिनौना अपराध करता है तो योगी आदित्यनाथ जी इसके ऊपर पूरी गंभीर है और कोई भी अपराधी बख्शा नहीं जाएगा। ये तो है, अपराधियों के अंदर खौफ तो है, लेकिन इस तरीके की कोई घटना होती है सरकार पूरी तरह से गंभीर है, क्योंकि हमारा एक ही नारा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ये नारा तो लगातार फेल होता हुआ नजर आ रहा है वसीम जी। चलिए इस पे अहम चर्चा के लिए हमारे एक और खास मेहमान कांग्रेस प्रवक्ता अजित सिंह जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। लगता है संपर्क नहीं हो पाया है, तो दोबारा संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। वसीम जी, तो जिस तरीके से आपने बताया कि लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो दिया जा रहा है, लेकिन आपके प्रदेश में ही ये नारा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ तो कहा जाता है कि बेटियों की सुरक्षा को इंतजाम किए जाते हैं, लेकिन ये ऐसी खबरें उसके बावजूद भी आना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े जरूर करता है। देखिए करिश्मा जी, हम ये कहेंगे कि जहाँ जहाँ पे हमारी सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की जहाँ जहाँ पे सरकार है, वहाँ पे हम बहुत गंभीर हैं और इस तरीके के जो अपराधी जिन्होंने अपराध करते हैं उनको सख्त से सख्त सजा मिलती है। और दूसरी तरफ जहाँ जहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, इवन जिस प्रदेश से मैं आता हूँ पंजाब के अंदर, लेकिन वसीम जी इनका सख्ती से, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि सख्त कार्रवाई की जाती है, लेकिन इनका कोई भी खौफ नजर नहीं आ रहा है बदमाशों में। या तो ऐसा करना पड़ेगा, कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा सरकार की तरफ से, या ऐसे करना पड़ेगा लगातार जिस तरीके से बदमाशों का आतंक है, थमने का नाम नहीं ले रहा। और कहीं ना आने वाले समय में पेरेंट्स को भी ऐसा डर सताने लगा है कि अगर बाहर जाएंगे कहीं भूखे भेड़िया उनके इंतजार ना कर रहा हो। देखिए मैं एक बात कहूंगा कि पहले के मुकाबले तो ये साफ है कि उत्तर प्रदेश के अंदर ये अपनी इस तरीके के अपराधियों को खौफ तो जरूर है। लेकिन इस पे तमाम जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक बार फिर से कांग्रेस प्रवक्ता अजित सिंह जुड़ गए हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज पर। जी धन्यवाद। अजीत जी, जिस तरीके से लगातार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का तो नारा दिया जाता है सरकार की तरफ से, लेकिन अगर बात करें पंजाब की तो पंजाब में भी ये नारा फेल होता हुआ नजर आ रहा है। बरनाला में एक महिला के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है और इसमें शामिल ये बताया जा रहा है कि 7 जो आरोपी थे उसमें अहम रोल अकाली दल नेता का भी है। देखिए करिश्मा जी, बात सबसे पहले यह है कि कानून व्यवस्था बहुत चुस्त होनी चाहिए, आम आदमी को सुरक्षित महसूस होना चाहिए। हमारी कानून व्यवस्था सरकार के हाथ में, सरकार ये दिखाई दे कि उसके एक्शन बहुत अच्छे हैं, निष्पक्ष हैं, जो दोषी है उसके खिलाफ हैं। ऐसा ना हो कि दोषियों को संरक्षण देने का काम हो। उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई आपने देखा, बहुत सारी घटनाओं में संरक्षण देती सरकार नजर आई और बाद में जब दबाव बना जनता पक्ष का और उसके बाद में पता लगा कि वही जो निर्दोष जिनको सरकार बता रही थी वो दोषी हुए जेल में गए। तो ये जो रुख है ये हमारे लिए न पार्टियों का है, न सरकारों का, न प्रदेश की सीमाओं का है, ये खेल है। अजीत जी, ऐसे अपराधों पर कैसे लगाम लगाई जाएगी, क्योंकि एक के बाद ऐसे केसेस सामने आना कहीं ना कहीं सवालिया निशान खड़े करता है पुलिस प्रशासन पर, सरकार पर। बिल्कुल, देखिए ये चुनौती है सरकार के सामने, पुलिस प्रशासन के सामने कि अगर ऐसी घटनाएं होती हैं उन पर अंकुश लगे और जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो ताकि आगे के लिए घटनाओं पर रोक लगे। ये बहुत प्रशासन का रुख बहुत पॉजिटिव होना चाहिए और जो दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का बिल्कुल दिखाई देना चाहिए। ये जो अब तक जो कहीं ना कहीं संरक्षण मिलता रहा उससे भी अपराधियों के हौसले बुलंद रहे, इसमें तत्काल अंकुश लगे और सरकार इसमें बिल्कुल बिना किसी संदेह के तत्काल उसके सामने आना चाहिए। ये नहीं है कि एक महीने 2 महीने 6 महीने तक रिपोर्ट दर्ज होने में लग जाता है, तो सरकार की इसमें सक्रियता, सरकार का सही जो दर्शन है वो दिखाई नहीं देता। वसीम जी, तो लगातार जिस तरीके से यूपी में एक के बाद ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सवालिया निशान सरकार पर खड़े किए जा रहे हैं विपक्ष पार्टी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि जंगल राज है वहाँ पे। देखिए इनको जो मेरे भाई कांग्रेस के जो ये बात इनको उत्तर प्रदेश दिख रहा है, अभी पंजाब के अंदर इनकी सरकार है और पंजाब में जब से कांग्रेस की सरकार बनी है
वहाँ की स्थिति इतनी बुरी है कि ये लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती हैं और इन घटनाओं पे कोई कार्रवाई नहीं होती, इनकी सरकार कोई एक्शन नहीं लेती। कई जगहों पे तो इनके कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के समर्थक भी ऐसी घिनौने अपराध करते हुए सामने नजर आते हैं। तो ये कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में नहीं झांकते, घूम फिर के उत्तर प्रदेश पहुंचते हैं, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार जो है, योगी आदित्यनाथ जी की सरकार जो है, मैं ये कहूंगा देश की सबसे बढ़िया सरकार है। और उत्तर प्रदेश में जिस तरीके की, सर आपको पता नहीं होगा, शायद वहीं पर ज्यादा केसेस आते हैं। देखिए मैंने आपको एक बात कहा है कि पहले के मुकाबले अभी का मुकाबले उसको आकलन करके देखिए। जब सपा की सरकार थी तब इस तरीके के अपराधी कितने आते थे, इस तरीके के कितने अपराध होते थे, ये तो ऑन रिकॉर्ड है ना। आप ऑन रिकॉर्ड इसको आप निकलवा के देख लीजिए, इसका रिकॉर्ड मंगवा के देख लीजिए। पहले के मुकाबले मैं ये नहीं कहता कि पूरी तरह से समाप्त हो गया है, लेकिन 95% इस तरीके के घिनौने अपराध जो है पहले से। वसीम जी, हम भी यही अपील करते हैं, यही उम्मीद रखते हैं कि 95% आप जिस तरीके से कह रहे हैं कि आंकड़ा कम हुए हैं और अपराधों पर कोई लगाम लगी है, लेकिन हम यही उम्मीद करते हैं कि 95 की जगह अब 100 आए, जहां बदमाशों के जो हौसले हैं वो कम हो जाए और बेटी अपने घर से खुलेआम घूमे। चलिए वसीम जी और अजीत जी, समय का अभाव है, आपका दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया अहम चर्चा के लिए। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।